गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस का पहला लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कराने वाले बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन कर लिए हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में और जनरल स्थिति में सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और जैसे जैसे चीज़ों को हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जाइए, समझते जाइए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए आप हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख दे रहे हैं ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे बच्चों, एक्सिस क्या होती है, यानी अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है और जनरल पॉइंट कहाँ होता है। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके प्ले लिस्ट में जाएं और उस पूरे वीडियो लेक्चर को देखें इत्मीनान से, तब ये वाला वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई डायपोल है, इस तरीके से ये हमारे पास कोई बच्चों डायपोल है। डायपोल क्या होता है, जब परिमाण में बराबर परंतु नेचर में विपरीत दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तो ये जो निकाय बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, जो यहाँ पे माइनस चार्ज माइनस क्यू ले लेते हैं और इधर पे क्या ले लेते हैं बच्चों, प्लस क्यू, और इसके बीच की डिस्टेंस को हमेशा हमने कहा था आपको 2L लिया जाता है। ये सारी बातें पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको करा चुके हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को कितना रखा जाता है, 2L। तो आधा इधर हमने लिया, आधा इधर लिया, यानी L और L। अब अच्छी स्थिति क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसी भी पॉइंट पर जो पोजीशन होती है वो बच्चों एक्सियल पोजीशन या अच्छी स्थिति कहलाती है। तो एक्सियल पोजीशन पर हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम इक्वेटोरियल यानी निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चल रहे हैं। निरक्ष क्या होती है बच्चों, निरक्ष क्या होती है तो आप सुन लीजिए ध्यान से। अक्ष पर लंब रेखा जो द्विध्रुव के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, उस लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरक्ष कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन जो डायपोल के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है वो कहलाती है क्या, इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है बच्चों। और उस लाइन पर स्थित प्रत्येक पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। तो जैसे ये देखिए, ये हो गया डायपोल का क्या हो गया बच्चों, ये एक्सिस हो गया और इसके मध्य बिंदु ये है और इस पर लंब रेखा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो हमने ये माना इस डायपोल के मध्य बिंदु से यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट P है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपको। ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो ये डिस्टेंस कितना हमने मान लिया, स्मॉल r। द्विध्रुव से इस बिंदु की लंबवत दूरी कितना मान लिया गया बच्चों, स्मॉल r। अब देखिए यहाँ पर अगर इंटेंसिटी हमको चाहिए तो आप मुझे बताइए इंटेंसिटी के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो इंटेंसिटी के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, एक पॉइंट चार्ज चाहिए, और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी आप ले रहे हैं उस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। यानी कि अगर हम बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना चाहते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज चाहिए, और उस पॉइंट चार्ज से इस बिंदु P की दूरी चाहिए। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, ये जो डायपोल है इसमें कितने चार्ज हैं, 2। आप सबको दिख रहे होंगे, ये माइनस क्यू चार्ज और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज। तो ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये दो पॉइंट चार्ज मिल करके क्या बना लिए हैं, डायपोल। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें तो जो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रोसेस क्या है। आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़े हैं, उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आप इस फार्मूले को देखें ध्यान से, ये चीज़ क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और ये वो चार्ज है क्यू जिसके कारण आपको इंटेंसिटी निकालना है, और ये स्मॉल आर क्या है, इस पॉइंट क्यू की, बिंदु आवेश क्यू की उस बिंदु से दूरी है जहाँ पे आपको इंटेंसिटी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको तीव्रता चाहिए तो केवल मुझे 2 चीज़ मिल जाए तो हम किसी भी पॉइंट पे तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 2 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहला चार्ज जिसकी वजह से हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, और दूसरा उस पॉइंट और चार्ज की दूरी जहाँ पे इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं। आप सबको क्या है, मेरी बातें समझ में आ रहे स्टूडेंट्स? चलिए ओके, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए तो यहाँ पे डायपोल में कुल कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और लास्ट में दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, अगर हमको पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इंटेंसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हमको मिलाना होगा। ये देखिए इस डिस्टेंस को हमने मिला दिया, ये पॉइंट B और ये पॉइंट मान लीजिए A है और ये पॉइंट क्या है आपका B है। प्लस क्यू चार्ज A पर रखा हुआ है और माइनस क्यू चार्ज डायपोल के पॉइंट B पर रखा हुआ है। अब देखिए अगर प्लस क्यू के कारण मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी चाहिए तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब डिस्टेंस के लिए एक नया वेरिएबल हम नहीं मानेंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये तो मुझे नहीं पता है तो इसको भी कुछ मान लें, जैसे ये इसको R मान लिया गया, इसको L मान लिया गया, इसको भी सर कुछ आप मान लीजिए X Y Z। तो बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, जितने भी वेरिएबल आप किसी भी फार्मूले में इंट्रोड्यूस कराएंगे उन सारे वेरिएबल को आपको ही हटाना होगा। मानने के लिए तो आप मान सकते हो लेकिन उसको फार्मूले में हटाना पड़ेगा। फार्मूला ऐसा होना चाहिए जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं के टर्म में हमको फार्मूला चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी आपने मान लिया और उसी के पदों में आपने फार्मूला बना दिया तो फार्मूला हो गया, ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, हमको क्या क्या दिया गया है, ये डिस्टेंस स्मॉल r दी गई है और ये बच्चों चार्ज दिया गया है और डायपोल दिया है तो डायपोल मोमेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। बस इतनी ही क्वांटिटी आपके फार्मूले में होनी चाहिए, इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं। कोशिश ये किया जाता है कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है डेरिवेशन में तो जो गिवन क्वांटिटी है उन्हीं के टर्म में उसकी वैल्यू निकाल लें। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये बच्चों ये आप संपूर्ण त्रिभुज देख रहे होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री में ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको चलिए हम मान ले रहे हैं बच्चों थीटा, अभी इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी लेकिन हम मान ले रहे हैं इसको थीटा। तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, और थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं। ये स्मॉल r है, ये l है और ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r² + l²। ये बातें आपको समझ में आया।
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो जब आप कर्ण की लेंथ लोगे तो ये इस पे अंडर रूट लग जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। तो अब आप देखिए हमको पॉइंट चार्ज मिल गया, डिस्टेंस मिल गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब ज़रा डायरेक्शन चेक कर लिया जाए बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या आप जान सकते हो? क्या आप समझ सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो स्टूडेंट्स पहले वाले वीडियो लेक्चर देखे हैं उनको डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको वहाँ बताया है कि प्लस Q चार्ज के कारण जो बल रेखाएं होती है वो कहाँ निकलती? बाहर की तरफ निकलती बच्चों। आउट गोइंग जो प्लस चार्ज होता है वहाँ से बल रेखाएं निकलती कहाँ? बाहर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? बाहर की तरफ। और अगर किसी भी पॉइंट पर हमको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट को चार्ज से मिला दीजिए और आप बाहर की तरफ चले जाइए। जैसे प्लस Q के कारण अगर हमको फील्ड चाहिए डायरेक्शन तो इसको हमने मिलाया, अब इसी डायरेक्शन में आप चलेंगे। ये देखिए बच्चों, ऐसे जब इस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो ये जो हमको डायरेक्शन मिला ये प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे देगा। तो मान लीजिए ये वैल्यू कितना है बच्चों? E1 है। ये वैल्यू कितना है? वेक्टर E1। आपको समझ में आया? ये जो प्लस Q चार्ज है इसके कारण बिंदु P पर जो तीव्रता बनेगी यानी वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? प्लस चार्ज से बाहर की तरफ निकलती बल रेखा। ये देखिए बल रेखा यहाँ से निकलेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी। तो ये बिंदु P पर हमको मिल गया क्या? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब ये E1 मिल गया। चलिए अब इसको हम पहले E1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण किस पर तीव्रता बच्चों? P पर तीव्रता। तो हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना बच्चों? Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? यहाँ आप देखिए दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये हमने निकाला है √r² + l²। लेकिन तीव्रता के फार्मूले में बच्चों दूरी का वर्ग होता है, इसलिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और बचेगा यहाँ पे क्या? r² + l²। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको, ये आ गया तीव्रता। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है उसका परिमाण आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² + l²। अब आगे आप देखें, अभी इस पॉइंट पर एक और चार्ज अपनी फील्ड भेज रहा है, वो है क्या बच्चों? -Q। अब चलिए इसकी डायरेक्शन पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये जो -Q अपना यहाँ पे फील्ड बना रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन लेने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट को चार्ज से आप मिला दीजिए। उस पॉइंट को क्या करेंगे? चार्ज से मिला देंगे। ये देखिए मिल गई लाइन। अब चूंकि माइनस चार्ज है बच्चों, ये कैसा चार्ज है? माइनस आवेश के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण बल रेखाएं जो होती हैं चार्ज की तरफ आती हैं। क्या डायरेक्शन होती है इनकी? ये चार्ज की तरफ आती है बच्चों। तो ये देखिए अगर इस पॉइंट पर अगर हमको -Q के कारण इंटेंसिटी चाहिए तो इसको हमने मिला दिया और इसकी डायरेक्शन आप कहाँ बनाएंगे? टुवर्ड चार्ज। ये देखिए बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, जिनको कम क्लियर हो रहा मैं बता दे रहा हूँ बेसिक चीज़ें बच्चों। ये प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज के कारण बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं इस तरीके से, ये देखिए। और अगर आपके पास कोई माइनस चार्ज है तो बल रेखाएं कैसे इंटर करती हैं बच्चों? अंदर की तरफ आती हैं, चार्ज की तरफ बल रेखाएं आती हैं। अब ये देखिए आपका -Q चार्ज था, तो इस पॉइंट पर जो बल रेखा होगी इसे मान लीजिए यही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये देखिए टुवर्ड चार्ज। अब इसको हमने क्या कह लिया? इसको हमने कह लिया बच्चों E2। अब इसका परिमाण निकाल लिया जाए तो ये भी पॉइंट चार्ज है बच्चों, दिस इज आल्सो पॉइंट चार्ज, तो फार्मूला वही लगेगा। ये देखिए E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना? Q। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं बच्चों, फिर से वही बातें हैं। ये R है, ये स्मॉल l है। अगेन ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हाँ एक चीज़ और है आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, थोड़ी सी ज्योमेट्री है यहाँ पर।
ये पॉइंट कहाँ लिया गया है, जस्ट इसके बीच में लिया गया है, इसलिए बेटा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी। ध्यान से सुन लीजिए, यही इसमें ज्योमेट्री ही मेन है, बाकी इस डेरिवेशन में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही आपको करना है। चूँकि ये डायपोल के मध्य बिंदु पर है तो जितना बच्चों AP होगा उतना ही BP होगा, यानी ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो गई तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स कहते हैं बच्चों। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम्मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परस्पर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो इसके सामने के कोण और इसके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। यानी अगर ये बच्चों थीटा है तो दिस विल बी आल्सो थीटा। ये बात आपको समझ में आया। ये थीटा हमने माना है, बाद में हम इसको हटा देंगे, इसकी मुझे ज़रूरत है इसलिए हमने मान लिया। तो ये देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने की ये कोण बराबर होगा। अगर इसको मैंने थीटा माना तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। अब ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना, अंडर रूट, यही हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे E2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं अंडर रूट r² प्लस l²। तो ये दोनों देखिए बराबर भुजाएं, तो फिर जब उस दूरी का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट वापस हट जाएगा, r² प्लस l²। तो अब आप ध्यान से समझिए, यहीं से आपको थोड़ा सा बच्चों कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को सोचना है। कुछ विशेष नहीं है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज होती है, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर लाइफ में कभी भी आपको इसका डेरिवेशन परेशान नहीं करेगा। जब चाहोगे तब आराम से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो शुरू किया जाए बच्चों। हाँ तो देखिए अब बिंदु P पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं आप देख करके बताइए। तो यहाँ पे बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में। दिख रहा है सबको? तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं बच्चों, आपको क्लियरिटी आ जाए। डिस्टेंस तो आप समझ लिए होंगे कितना होगी। तो ये E1 और ये क्या है आपका E2। अब आप मुझे बताइए क्या इनके डायरेक्शन सेम है? नहीं सर, सेम नहीं है डायरेक्शन। आप कहोगे सेम नहीं है। क्या इनके डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है? तो आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल अपोजिट नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो हम उनको बच्चों जोड़ नहीं सकते हैं। आपको अभी तक फिजिक्स पढ़ते पढ़ते इतना नॉलेज तो हो ही गया होगा, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट दोनों के योगफल के बराबर होता है। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं यानी 180 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। लेकिन यहाँ कहानी बच्चों बदली हुई है। कहानी क्या बदली हुई है? E1 और E2 दोनों वेक्टर हैं लेकिन आज इनके बीच का एंगल बच्चों ना तो 0 है और ना ही 180 है, यानी ना एक डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि इनके बीच एक निश्चित एंगल बना हुआ है। ये देखिए दिख रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए? तो हम आपको बच्चों क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ किसी एंगल पे काम कर रही हों, किसी एंगल पे काम कर रही हों और उनका आपको रिजल्टेंट लेना हो तो बस सिंपल एक काम करना होता है, उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का आप वियोजन कर डालिए। क्या कर डालिए बच्चों? वियोजन करिए, यानी उसको आप तोड़िए, रेजोल्यूशन कर दीजिए। कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? एक x अक्ष के डायरेक्शन में और एक y अक्ष के डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा बच्चों, ये फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, मैथ, हर जगह कोई भी साइंस आप पढ़ोगे तो जनरली जहाँ पर भी दो वेक्टर क्वांटिटी आएंगी किसी एंगल के साथ तो हमेशा आपको उसका वियोजन करना पड़ेगा। जब आप वियोजन कर लेंगे तो आपको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक x एक्सिस के अलॉन्ग यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल यानी y एक्सिस के अलॉन्ग। उसके बाद तब आपको उसका रिजल्टेंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको दिखाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको और एक काम करना होगा बच्चों, इस पॉइंट से जाती हुई एक ऐसे लाइन खींचिए। ये देखिए जो इस लाइन के समांतर हो। हमने क्या कहा? एक ऐसी रेखा खींचो जो इस AB के समांतर हो। तो AB के समांतर P से जाने वाली एक रेखा खींच लिए। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सर ये आपने क्यों किया? तो हम इसलिए इसको बच्चों कर रहे हैं ताकि ये वाला मुझे एंगल मिल जाए। अब कैसे मिल जाए वो आप देखिए। जब हमने इसके समांतर ये रेखा खींच लिया तो ये जो रेखा BP है, ये सबको दिख रहा है बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। ये दो समांतर रेखाओं को ये BP तिर्यक रेखा काट रही है तो बच्चों एकांतर कोण बराबर होगा।
कौन कौन बराबर होगा? एकांतर अल्टरनेटिंग एंगल जो होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब ये रेखा समांतर, ये तिर्यक रेखा है, तो बच्चों ये क्या है? थीटा, तो दिस विल बी आल्सो थीटा। ये बात आपको समझ में आई बच्चों? फिर से देख लीजिए, ये और ये एक दूसरे के क्या है? समांतर, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो अगर दो रेखाएं समांतर हों तो वही तिर्यक रेखा काटती है इस तरीके से, ये देखिए, तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। चलिए, ये थीटा मुझे मिल गया। उसी प्रकार बच्चों आप देखेंगे ये रेखा वापस इसके समांतर है, अब ये वाली तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये एंगल जो थीटा है ये किसके बराबर होगा बच्चों? इस एंगल के बराबर होगा। आप चेक कर लीजिए, ये जो थीटा होगा ये इतने के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कौन सा एंगल है? तो ये आप देखिए दो समांतर रेखाएं ये बच्चों तिर्यक रेखा काट रही हैं। तो हमने आपसे कहा ये वाला और ये वाला, यानी ये वाला एंगल, ये वाला, ये एक दूसरे कैसे एंगल है बच्चों? संगत कोण है, करस्पॉन्डेंस एंगल है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इतना आपको समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखिए आप, जिसका मतलब अगर ये थीटा है तो दिस विल बी आल्सो थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम E1 और E2 का आसानी से वियोजन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के साथ बच्चों एंगल मिल गया। एक्स एक्सिस के साथ क्या मिल गया? एंगल मिल गया। अब इसका हम आराम से क्षैतिज और लंबवत घटकों में बच्चों हम इसका रेजुलेशन कर सकते हैं, वियोजन कर सकते हैं, और उसके बाद अभी आप देखेंगे कैसे इसका बहुत आसानी से रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम जो समझाने के लिए यूज किए थे कुछ डायग्राम, इसको हम हटा देते हैं सबसे पहले। ओके, देखिए आप लोग, ये E1 को आप ध्यान से देखिए, E1 का मुझे वियोजन करना है। तो E1 का जो क्षैतिज घटक होगा बच्चों वो इधर आएगा, और जिसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ऐसे जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींचा, और ये वाली लाइन आप सबको दिख ही रही है, ये वाली लाइन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से निकाल करके हम यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं बच्चों। ये देखिए, ये वाली लाइन, ये मैंने क्षैतिज रेखा बनाया, और ये ऊर्ध्वाधर लाइन बच्चों, और ये यहाँ से थीटा डिग्री पर, कितने डिग्री पर बच्चों? थीटा डिग्री पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? E1। अब आप याद करिए कक्षा 11 वेक्टर वाला लेसन, जिसके साथ थीटा होता था, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हमेशा कास आता है बच्चों। क्या आता है? कॉस आता है। और जिसके पास थीटा नहीं होता, जिस लाइन के पास, उस लाइन के डायरेक्शन में क्या आएगा? साइन आएगा। इसका मतलब जो E1 का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, जो घटक होगा, दिस विल बी इक्वल टू बच्चों E1 cos थीटा। जिसके साथ थीटा है वो क्या देगा बच्चों? cos। और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा E1 का, दैट इज रिटन एज E1 sin थीटा। क्या ये बातें बच्चों आप सबको समझ में आई अच्छे से? अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो को आप पुनः देख लीजिएगा बच्चों। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम आपको करा रहे हैं। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सोचेंगे, सुनेंगे और देखेंगे तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ये मेरी गारंटी है। अब इसका रेजुलेशन हो गया, जब किसी वेक्टर का वियोजन हो जाता है तब आप उसको भूल जाइए कि ये भी कुछ है। अब हमारे पास इसके स्थान पे दो वेक्टर मिल गए, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। चलिए इसकी कहानी तो हो गई। इसका मतलब अब यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू E1 sin थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या मिला बच्चों? E1 cos थीटा। अब इसका हमने रेजुलेशन कर लिया। अब आप आ जाइए E2 पर। E2 के लिए बच्चों रेजुलेशन लेते हैं, वियोजन करते हैं। तो इसके लिए हम डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, इसी में देखिए डायग्राम बना रहे हैं। ये एक नीचे लाइन जा रही है बच्चों, इस तरीके से नीचे लाइन जा रही है, और ये देखिए क्षैतिज वाली लाइन ये हो गई। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं E1 cos थीटा। ओके, और ये वेक्टर कहाँ है? इस लाइन के साथ थीटा एंगल पर है, तो इसको हम जस्ट इस तरीके से खींच दे रहे हैं। ये एंगल क्या है बच्चों? थीटा। और ये आपका क्या है? E2। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अभी अभी हमने बताया जिसके साथ, जिस लाइन के साथ वेक्टर थीटा बनाएगा, वेक्टर एंगल बनाएगा, उसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कास के साथ आएगा। यानी E2 का अगर वियोजन करेंगे इस डायरेक्शन में
ध्यान से देखिए, E2 का अगर वियोजन इस डायरेक्शन में करेंगे तो इसके साथ बच्चों थीटा लगा हुआ है, तो E2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, E2 आप लिखेंगे और यहाँ पे cos थीटा लिख देंगे, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो देखिए आप ये आ जाएगा साइन के साथ, E2 साइन थीटा। तो ये आपका पॉइंट P था बच्चों। अब आप बताइए यहाँ पे E1 और E2, अब आप भूल जाइए कि E1 और E2 भी कुछ हैं। अब आप ध्यान से मुझे बताइए देख करके कि बिंदु P पर अब कुल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, आप ध्यान से समझ करके बताइए। तो चलिए ठीक है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे इस बात को, जो ध्यान से पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। अगर सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर ये सारी बातें समझ में रहे हैं तो समझिए बच्चों आपका वीडियो देखना सार्थक है, नहीं तो वही टाइम पास होने वाली बातें होंगी। इसलिए जब भी आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखो बच्चों, आप जब फ्रेश माइंड से जब पूरा दिमाग आपका कंसंट्रेट हो तभी आप देखिए, नहीं तो टाइम ही लॉस होता बच्चों। पता लगा वीडियो हमने देख लिया, टीचर चाहे जैसा भी पढ़ाए अच्छा बुरा, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फ़ायदा क्या है। यहाँ देखिए ये आपका बिंदु P है, बिंदु P पर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ, तो ये दो हो गया। और इस डायरेक्शन में ज़रा देखिए कितने फील्ड काम कर रहे हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इस पॉइंट पर कुल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों काम कर रहे हैं, एक E1 साइन थीटा वर्टिकल अपवर्ड, और ये बच्चों E2 साइन थीटा वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये आप देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही जो है डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है बच्चों। कहोगे सर कैसे, तो आप बोर्ड पर देखते रहिए सारी चीज़ों को। अब आप ये देखिए, इसको मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन मानने की ज़रूरत नहीं है, आप E1 और E2 को बस ध्यान से देखिए। ये जो फार्मूला बोर्ड पे लिखा गया बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड है। आप मुझे बताइए, ये परिमाण आप देख करके बताइए, E1 और E2 क्या एक दूसरे के बराबर हैं? E1 और E2 बच्चों एक दूसरे के बराबर हैं कि कोई कम है कोई ज़्यादा है? आप मुझे ध्यान से बताइए इस चीज़ को समझ करके, E1 और E2 एक दूसरे के बराबर हैं कि कोई छोटा बड़ा है बच्चों? आप देख करके बताइए, E1 और E2 में कोई छोटा बड़ा है कि सब बराबर हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी, इसका जो R² L² यहाँ भी है यहाँ भी है। तो आपको पता चला बच्चों, जो चीज़ ये लिखा हुआ वही चीज़ सेम ये भी है। इसका मतलब जो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी उसमें E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो था बच्चों दोनों सेम था, दोनों क्या था, सेम था। तो अब इसी के हेल्प से हम आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। आप देखिए, अगर चलिए मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड, ध्यान लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से एक क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं बच्चों जो E1 है उसका परिमाण E2 के जस्ट बराबर है। बोलिए क्लियर हो रही बातें यहाँ तक? ओके। अब अगर हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में बच्चों साइन थीटा का गुणा करा दें, यानी ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू E2 साइन थीटा। E1 बराबर E2 है तो इधर भी साइन थीटा दे दो, इधर भी साइन थीटा दे दो। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये साइन थीटा कहाँ से पैदा हो गया, तो बच्चों हम एक जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ ये देखिए आप, इधर ऊपर की तरफ क्या E1 साइन थीटा, ये वही साइन थीटा है जिसका मैंने वहाँ गुणा कराया ताकि हम आपको बता सकें कि ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इन दोनों का परिमाण बच्चों बराबर है। अब आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा किया गया। तो यहाँ देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे, इसलिए ये आप देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को बच्चों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस पॉइंट पर जो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी, 2 का तो हिसाब किताब हमने कर लिया। यहाँ से देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बच्चों क्या परिमाण में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इनकी ज़रा चेक करो, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जितना ये ऊपर की तरफ वर्क किया उतना नीचे ही, तो इन दोनों का इफेक्ट खत्म। अब आप मुझे बताइए इस पॉइंट P पर अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, इन दोनों के जाने के बाद? तो बच्चों अब 2 बच्चे होंगे, श्योरली 2 बच्चे होंगे। कौन कौन? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब इनका रिजल्ट निकालना बच्चों बहुत आसान है। अभी हमने बताया अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब दोनों की डायरेक्शन बच्चों सेम है तो क्या करेंगे, सिंपली इसको हम ऐड करेंगे। यस, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूँकि
E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, निरस्त कर देंगे। अतः अब क्या हुआ, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर क्या बच्चों, परिणामी तीव्रता। अब बिंदु P पर रास्ता साफ हो गया है, ये दोनों जो एक प्रॉब्लम थी वो कैंसिल आउट हो गए अपने आप में ही, सेम डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ये हो जाएगा बच्चों E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। देखिए ये E1 cos थीटा और ये क्या है E2 cos थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपली बच्चों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब आप यहाँ देखिए E1 और E2 तो दोनों बातें एक ही बच्चों, E1 चाहे लिखें चाहे E2 लिखें, ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, चाहे आप बच्चों 2E1 cos थीटा लिखो, चाहे 2E2 cos थीटा लिखो, दोनों बातें क्या है, सेम है। अब E1 की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका E एट द पॉइंट P 2 क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये हो गया 2, E1 की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा बच्चों Q/r² प्लस L²। दिस इज E1, आप चेक कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L², 2 पहले से था, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इनटू क्या बच्चों cos थीटा। इतना क्लियर हुआ सबको। अब आप देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई वेरिएबल आप अपनी तरफ से मानोगे तो फार्मूले में से उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ तो मुझे पता है, R और L Q ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन ये थीटा बच्चों प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार से इस थीटा को हमको यहाँ से क्या करना होगा बच्चों, हटाना पड़ेगा। तो ज़रा आप सोचिए ये थीटा जो है वो कैसे हटेगा बच्चों, ये थीटा कैसे हटेगा, थोड़ा आप लोग भी सोच लीजिए। चलिए हटाना तो पड़ेगा बच्चों, चाहे जैसे चाहे त्रिकोणमिति लगा करके, चाहे रेखा गणित लगा करके, या कोई भी मैथ लगा करके इसको हमको हटाना पड़ेगा। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, आ जाइए इसमें त्रिभुज में। ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं बच्चों, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, और ये क्या बच्चों आधार। तो अगर आप देखिए हमको क्या है यहाँ पे cos थीटा, क्या यहाँ से cos थीटा हम निकाल सकते हैं, चूँकि यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चूँकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मुझे मिटा देना चाहिए बच्चों, अब इतना आप नोट कर लीजिए, बोर्ड थोड़ा खाली हो जाए फिर आपको हम कराएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। ओके हो गया सबका। चलिए अब हम कुछ चीज़ों को मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। नोट हो गया बच्चों सबका, ओके। तो हम पहुंच गए यहाँ तक, सब हटा दे रहे हैं इधर से। आप चीज़ों को बच्चों जब ध्यान से देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी समझने में, बस ज़रूरत है कंसंट्रेट होकर के आप सारी चीज़ों को देखते रहिए। चलिए यहाँ पे इस त्रिभुज में अगर हम cos थीटा की बात करेंगे बच्चों, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो L और इसकी लंबाई कितना थी √r² प्लस L², जो ये है वही ये भी है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार कितना है स्मॉल l, आधार बटे कर्ण बच्चों √r² प्लस L²। इतना समझ में आया। अब ये जो cos थीटा है बच्चों, यहाँ इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो देखिए इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच्चों Q/r² प्लस L² पहले से था, और यहाँ पे cos थीटा आ रहा है। cos थीटा कितना लेके आएगा L डिवाइडेड बाई √r² प्लस L²। इतना बातें क्लियर हुई। अब आप आगे समझिए थोड़ी सी और कैलकुलेशन बच्चों। यहाँ देखिए जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसकी पावर कितना बच्चों 1 है, और ये जो रूट है, रूट का मतलब कितनी पावर होती है बच्चों, हाफ, यानी 1/2। तो समान आधार होने पे घातें जुड़ती हैं, ऐसा आपके टीचर बहुत पहले बेसिक क्लासों में आपको इसके पहले वाले क्लास में सिखाया गया होगा आपको। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बच्चों, इसकी पावर कितना है 1, और ये जो रूट का मतलब होता है 1/2,
और आधार भी दोनों का समान है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2। 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। इसलिए अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया E एट द पॉइंट P दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q और L को, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट रहा है बच्चों, ये 2 छूट रहा है यहाँ पे, तो 2 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2QL, क्या हो जाएगा बच्चों 2QL डिवाइडेड बाई, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए R² प्लस L², ये रूट दोनों जुड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों R² प्लस L²। यहाँ देखिए इसकी पावर हाफ 1 और इसकी पावर हाफ कितना हो जाएगा 3/2। इतना क्लियर हुआ आपको? तो अब ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं बच्चों। आगे देखिए आप लोग, अब ये जो ऊपर एक क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये इतनी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं 2QL, इसको बच्चों हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आपको याद आ रहा है ये क्या है? याद करिए बच्चों, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जिसको P से हमने लिखा था, वो क्या होता है P बराबर 2QL। मैंने आपको बताया था किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो P बराबर क्या होता है 2QL। तो यहाँ आप देखिए ये जो 2QL है, इसके स्थान पे हम P लिखेंगे। व्हाट इज P? उस डायपोल का डायपोल मोमेंट है बच्चों। तो ये हो जाएगा E एट द पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके स्थान पे आ गया बच्चों P, और ये हो गया R² प्लस L², पूरे की पावर कितना आ गया बच्चों 3/2। अब आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फिर से वही जंक्शन लेते हैं। ये जो डायपोल के बीच की ये दूरी बच्चों स्मॉल L है, ये डायपोल में जो स्मॉल L हमने लिया है, ये R के कंपैरिजन में क्या है बहुत छोटा है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस यानी R। तो बच्चों फिजिक्स में क्या होती है, जो छोटी चीज़ें होती हैं किसी के तुलना में, किसी के कंपैरिजन में, उसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि उसका जो इफेक्ट आएगा वो मिजरेबल नहीं होगा। आप लिखो तो भी उतना ही वैल्यू आएगा, ना लिखो तो भी उतना ही वैल्यू आएगा। इसलिए बच्चों कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसको हटा देना ही ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो यहाँ पे इस बात को हम लिख रहे हैं कि यदि बच्चों L इज़ वेरी 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 लेस देन R, तो L के स्थान पे 0 लिख देंगे। छोड़ने का क्या मतलब होता है बच्चों 0 लिखना। जब ये 0 हो जाएगा, R² के ऊपर ये पावर चढ़ेगी 3/2। तो आप ज़रा देखिए इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा। E एट द पॉइंट P दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ऊपर है P, ये देखिए R² और यहाँ 3/2, ये आपका हो गया 3/2। अब ये तो सब आप समझ गए होंगे बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा होता है, तो जब 2 × 3/2 करेंगे बच्चों, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P क्या मिला हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों P/R, ये क्यूब यहाँ आ जाएगा R3। ये देखिए बच्चों, ये हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में, जो कि वो पॉइंट कितना दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, वो इस फार्मूले के द्वारा इंटेंसिटी हमें मिल जाएगा। तो EP बराबर यानी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। अगर ये डायपोल किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K हो, तब क्या लिखेंगे, तब वहाँ पे E एट द पॉइंट P हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा K, और ये हो जाएगा P/R3। ये देखिए बेटा, इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आप उस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पास करके इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। हो गया सबका? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों एनालिसिस हमको करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों किसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। कहाँ कहाँ हो गया, अक्षीय स्थिति में हो गया और निरक्षीय स्थिति में हो गया। अक्षीय स्थिति में हो गया और कहाँ हो गया, निरक्षीय स्थिति में हो गया।
अच्छी स्थिति में हो गया और कहाँ हो गया, निरक्षीय स्थिति में हो गया। अब जरा दोनों फार्मूलों को एक साथ आप इकट्ठा करिए और देखिए कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, उस चीज़ को हमको चेक करना है। चलिए तो हम यहाँ पे छोटी सी बात बताते हैं आपको। ये देखिए बच्चों, एक डायपोल हो गया। डायपोल में दो चार्ज होते हैं जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे, एक माइनस क्यू और दूसरा क्या होता है बच्चों, प्लस क्यू। और इसका एक्सिस क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आप कहीं भी जाएंगे वो एक्सियल पोजीशन कहलाती है, चाहे आप इधर जाइए चाहे उधर जाइए। ये देखिए बच्चों, ये इसका एक्सिस हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, ये हमने देखा था बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाई क्या आया था बच्चों, R3। याद है सबको? अभी तो कल ही बच्चों पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इसका डेरिवेशन कराया था। आप सारी चीज़ों को एक कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ताकि जब रिवीजन करना हो बच्चों आप कॉपी दे करके आसानी से जल्दी से कम टाइम में रिवीजन कर लें। तो आप देखेंगे वहाँ पे एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। अब आप ध्यान से देखिए इसकी डायरेक्शन क्या थी बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन क्या थी। मैंने आपको इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताया था, एक रेफरेंस बताया था कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये जो डायपोल है, इसका जो डायपोल मोमेंट है बच्चों P, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। ये देखिए माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, ये हो गया डायपोल मोमेंट P की। और किसी भी डायपोल के कारण अगर अच्छी स्थिति में आप हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन ये डायपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होती है। याद आया बच्चों आपको? अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, कोई भी डायपोल हो, आप अक्ष पर कहीं भी रहो, चाहे बच्चों इस साइड में रहो चाहे उस साइड में रहो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको किधर मिलेगी, P की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन में। याद कर लीजिए इस पॉइंट को बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायपोल के चाहे आप लेफ्ट रहिए चाहे राइट रहिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन रहेगा, P की डायरेक्शन में रहेगा। अब P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे चले बच्चों, चलिए आगे देखिए। तो अगर ये P की डायरेक्शन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये होगी। ये देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका डायरेक्शन कहाँ, इधर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर ये पॉइंट उठ करके यहाँ चला आएगा तब इसकी डायरेक्शन कैसे हम जान पाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसकी डायरेक्शन कैसे यहाँ हम लोगों ने निकाला था। ये प्लस क्यू चार्ज बच्चों इसके पास ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा। ये जो डिस्टेंस थी मैंने यहाँ से R लिया था, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर दोबारा आपको ये चीज़ें भूलने वाले नहीं हैं। ये L था और ये L था। यहाँ से आप देखो ये जो पॉइंट, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे ये पॉइंट P क्या है, नज़दीक है, और ये माइनस क्यू वाला क्या है, दूर है। तो ये देखिए माइनस क्यू वाला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था और प्लस क्यू वाला इधर बना रहा था। तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे बच्चों। अपोजिट होने की वजह से ये घटेंगे तो रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होगा जो क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब मुझे बताइए ये प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी कि माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी? तो निश्चित रूप से बच्चों आपको भी समझ में आ रहा होगा, जो चार्ज उस बिंदु से पास होगा वो ज़्यादा अपना तीव्रता बनाएगा। जैसे ये प्लस क्यू वाला इसके ज़्यादा नज़दीक है तो इसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी वजह से ये थोड़ा दूर है बच्चों। ये देखिए इतना दूर है, इसकी वजह से इंटेंसिटी कम है। तो ये बच्चों इधर वाला बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट भी किधर आएगा, इधर आएगा। तो हमने क्या मान लिया था, एक रेफरेंस कि भाई जिधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक मिनट बच्चों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। काफ़ी हो गया सबका, अब आगे चलें। चलिए देखिए आगे। अब अगर इस पॉइंट को कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा सर इस पॉइंट को आप यहाँ रख करके तो चेक करिए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी। तो ज़रा देखो बच्चों, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ये आपका क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। अब ये पॉइंट अगर P यहाँ आ गया तो आप मुझे बताइए इस पॉइंट के करीब कौन है, प्लस क्यू वाला है कि माइनस क्यू वाला? तो आपको दिख रहा होगा बच्चों इस पॉइंट P के करीब कौन है, माइनस क्यू वाला। तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, इधर बनाएगा कि इधर बनाएगा?
तो माइनस का चार्ज बच्चों ये अपने डायरेक्शन में बनाएगा। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया और ये प्लस वाला किधर बनाएगा, अपने से दूर। ये देखिए यहाँ बनाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये वाली क्या हो गई, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब आप मुझे बताइए इसमें से बड़ा कौन है, माइनस क्यू वाला, ये प्लस क्यू वाला। बच्चों प्लस क्यू वाला बहुत दूर है किसकी तुलना में, माइनस क्यू से, इसलिए इसका वाला अब यहाँ कमज़ोर होगा और इसका वाला ज़्यादा बड़ा होगा। अब जो ज़्यादा बड़ा होगा बच्चों रिजल्टेंट भी क्या आ गया, उधर ही आएगा। तो देखो बड़ा वाला जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, छोटे वाले की डायरेक्शन इधर है। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा बेटा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। और पहले किधर थी, इधर ही थी। ये देखिए पहले जब पॉइंट पी यहाँ था तब भी डायरेक्शन इधर, और जब पॉइंट पी यहाँ है तब भी डायरेक्शन इधर। ये चाहे आप पॉइंट इस एक्सिस पे कहीं भी दौड़ाइएगा हमेशा आपको डायरेक्शन सेम मिलने वाली है, यानी किधर डायरेक्शन मिलेगी, पी की डायरेक्शन में। तो ये मैटर नहीं करता बच्चों आपका पॉइंट डायपोल के लेफ्ट रखा है कि राइट रखा है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि इस कंसेप्ट का और भी बाकी जो चीज़ें मैंने इस वीडियो लेक्चर में कराए हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बच्चों इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए आगे चलते हैं। ये फार्मूला हो गया अच्छी स्थिति की बातें। चलिए अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अभी अभी जो डेरिवेशन आप लोगों ने किया, निरक्ष वाली जो बातें हैं उस पर आ जाइए आप। ये हमारा बच्चों डायपोल है, ये माइनस क्यू है। डायपोल में दो चार्ज होते हैं, परस्पर परिमाण में बराबर होते हैं बच्चों, लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एक्सिस के लंब गुजरने वाली रेखा जो डायपोल के मध्य बिंदु से जाती है वो निरक्ष कहलाती है बच्चों। निरक्ष रेखा पर स्थित कोई भी पॉइंट निरक्षीय पोजीशन कहलाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया था आप लोगों ने देखा, अभी आप लोगों ने देखा बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो इस डायरेक्शन में आया था। किस डायरेक्शन में आया था आप देख लीजिएगा, यही तो अभी मैंने बताया था बच्चों, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इसी डायरेक्शन में आए थे, याद है आपको। तो ये हो गया परिणामी की दिशा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये देखिए कहाँ पे, निरक्ष पर। अब आप ज़रा बताइए निरक्ष पे जो डायरेक्शन है बच्चों उसको आप कैसे बताएंगे। ये जो आपका डायपोल मोमेंट है P, उसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, माइनस से प्लस। ये देखिए दिस डायरेक्शन ऑफ P, वेक्टर P, ये डायपोल मोमेंट है बेटा। और निरक्षीय स्थिति पे जो पॉइंट P है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आप देखो जरा। ये देखिए ये P के जस्ट अपोजिट है बच्चों, P के जस्ट अपोजिट। याद आ रही बातें, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पर वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो हमेशा डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। दिख रहा बच्चों बोर्ड पे सबको, ध्यान से समझिए। डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है ये। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये डायपोल मोमेंट देखिए माइनस से प्लस इधर की तरफ है और ये निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन हम चेक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ जरा सोचिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी अभी मैंने बताया बच्चों, चाहे निरक्ष पे ऊपर रहो या नीचे रहो, निरक्ष पे कहीं भी आप जाओ, यहाँ 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 चाहे जहाँ तक आप जाओ, डायरेक्शन बच्चों चेंज होने वाली नहीं है। यहीं आज भी होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वहीं बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P हो गया। तो अक्ष पर आप चाहे जहाँ रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों किधर होगी, अलोंग टू डायपोल मोमेंट। और अगर निरक्ष पर रहोगे कहीं भी तो अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। ये बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी का फार्मूला क्या निकल के आया था, E एट द पॉइंट P बच्चों क्या आया था, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, सॉरी Q नहीं, यहाँ पे P रहेगा डिवाइडेड बाई RQ। ये देखिए दोनों बातें मैंने बच्चों एक साथ लिखा है, ये अच्छी स्थिति वाला है और ये निरक्षीय स्थिति वाला है। आप दोनों फार्मूले को ध्यान से देखिए, इन दोनों फार्मूले में कुछ रिलेशन आपको दिखेगा बच्चों। ये जो डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड जो हमने लिया, यहाँ पे हम एक्सियल लिख दे रहे हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी बच्चों। ये एक्सियल पोजीशन पर है और ये क्या है बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो आपको इन दोनों समीकरणों को देख करके ये बच्चों पता चल गया होगा कि ये डबल है किसका, इसका। यानी अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों वो निरक्ष की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जस्ट डबल होती है। जी हाँ स्टूडेंट, आप समझ लीजिए इस बात को। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास एक डायपोल है, ये देखिए एक डायपोल है,
यहाँ से r दूरी पर अगर आप अक्ष पे जाओगे वहाँ इंटेंसिटी जो मिलेगी, और इसके निरक्ष पर r दूरी पर जाओगे वहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगी, दोनों में एक रिलेशन है बच्चों। समान दूरी पर आप अक्ष पर चलो, समान दूरी पर आप निरक्ष पर चलो, तो जो पॉइंट मिलेगा अक्ष पर इंटेंसिटी बच्चों डबल होगी किसकी? निरक्ष वाले की। क्या ये बातें आपको समझ में आ रहा है? तो अब आप इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हम मान लें बच्चों, तो वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज जस्ट डबल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इस चीज़ को बच्चों आप याद रखिएगा हमेशा। तो अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों निरक्षीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होती है? डबल होती है। क्या ये बातें आपको सबको समझ में आ गई? जल्दी से आप नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जो भी आपको सुविधा लगे आप कर लिया करिए बच्चों। तो चलिए इस तरीके से बेटा हम लोग आज इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर इंटेंसिटी निकाल लिए हैं। तो ये जो डेरिवेशन है बोर्ड के जो स्टूडेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के हो बच्चों, ये माध्यमिक का जो सिलेबस है बच्चों, इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है। जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को एक विशेष रूप से बच्चों हम एम्फेसाइज करके इस चीज़ को कह रहे हैं, इस डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप 3 बार लिख करके खुद प्रैक्टिस कर लिए फिर ये डेरिवेशन आपको कभी जल्दी नहीं भूलेगा। और जो बच्चे नीट और मेडिकल की तैयारी, नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इनका पूरा कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बेशक बच्चों उसमें डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं उसमें जो कंसेप्ट, जो लॉजिक यूज किया जाता है वो इन्हीं डेरिवेशन को करने के बाद ही आपको फील आएगी। आप ये सोचो कि डायरेक्ट फार्मूला याद करके हम कोई कंपटीशन बीट कर लेंगे तो दिस इज इम्पॉसिबल बच्चों। चीज़ों को समझने के लिए आपको उसके बेस पर जाना होगा, प्रारंभिक पॉइंट जो होता है उसका जो फंडामेंटल चीज़ होता है उसको सोचना होगा। तो हम इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जो भी हम आपको करा रहे हैं पूरा 11th और 12th की फिजिक्स में कोई भी टॉपिक कराते हैं तो उसका पहले बेसिक बताते हैं, उसका यूज क्या है, उसको कैसे सोचते हैं, कैसे हम उसको प्रोसीड करते हैं, ये एक प्रोसेस के दौरान हम आपको लेके चलते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो लेक्चर बच्चों आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हो चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स हो। चलिए बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए, पढ़िए और भी जो आपका सिलेबस है उसको आप बच्चों पूरा करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक्स बच्चों।